चलें जी, आगे चलते हैं। अब अगला सवाल जो इस चैप्टर का फेमस क्वेश्चन है वो है कि हाउ टैक्सेस कैन बी यूज एज मीन फॉर डेवलपमेंट, कि तरक्की के लिए हम टैक्सेस को किस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था बेसिकली इट वाज नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टैक्सेस एज मीन फॉर डेवलपमेंट, कि तरक्की के लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये दो क्वेश्चन बड़े फेमस हैं और आपस में इंटरलिंक भी हो जाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं आता, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो है कि गवर्नमेंट जो है, ये जो वेलफेयर है, किसी भी इलाके को तरक्की करवाना, वहाँ पे रोज़गार प्रोवाइड करना, ये सारा काम जो है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का सारा काम है कि भाई वहाँ सड़कें बने, रोड्स बने, सारा कुछ करे, ये सारा काम गवर्नमेंट का है। लेकिन गवर्नमेंट जो भी रोड्स बनाती है, जो भी सड़कें बनाएगी या जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगी, ये वहाँ पे करेगी जहाँ पे लोगों की नीड है। अभी मेट्रो बस जो लाहौर में बन रही है, ये मेट्रो बस कभी भी जाके ये मियाँ वाली में नहीं बना सकते क्योंकि फिजिबल नहीं है। ऐसा है कि नहीं? लाहौर में क्या थी, ये फिजिबल थी। जो ऑरेंज ट्रेन चल रही है लाहौर में, ये जाके कभी भी फैसलाबाद में नहीं बन सकती, फिजिबल नहीं है। फिजिबल क्यों नहीं है? बिकॉज आवाम कम है, शहर छोटा है, वहाँ पे इसकी फिजिबिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करना होता है कहाँ पे कौन सी चीज़ फिजिबल है, फिर वहाँ जाके ही क्या करती है, काम करती है। लेकिन जब हम डिसाइड कर चुके हुए हैं कि हमारे वसाइल जो है महदूद है, गवर्नमेंट के पास पैसे कम आते हैं, तो उससे इस सारे पैसों में क्या करनी है, तरक्की करवानी है। अब इलेक्शन होते हैं, वोट मांगते हैं इसलिए कि भाई हम गलियाँ पक्की करा देंगे, रोड बना देंगे, सड़कें पक्के करवा देंगे, आपके मोहल्ले में हैंडपम्प लगा देंगे। और हैंडपम्प जब लगाते हैं तो फिर 50 लोग तस्वीर भी साथ खिंचवाते हैं कि हमने क्या किया, इस गली में हैंडपम्प का फिजा कर दी है। अब इन्होंने तो वादे कर लिए कि हम इस एरिया को डेवलप कर लेंगे, लेकिन वो डेवलपमेंट करना इनके लिए पॉसिबल, ठीक है। अब देखें, हमारे कुछ सिटीज़ जो है ना वो बहुत डेवलप है, सारा रोज़गार वहाँ पे आता है। अब आप लोग पढ़ने कहाँ पे आए हुए हैं? लाहौर। किस शहर से ताल्लुक़ है आपका? वहाँ क्यों नहीं पढ़ा आपने? क्यों? सिंपल सर, वहाँ पे चीज़ें नहीं अवेलेबल। सारी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे होंगी? बड़े शहरों में, लाहौर में है, कराची में है, गुजरावाला में है। अब ये कुछ शहर जो हैं वो फुली डेवलप हो गए हुए हैं, और अगर आप देखें तो इन शहर की कैपेसिटी भी पूरी हो गई है कि अब भाई इसमें हम बंदे और नहीं ला सकते, लेकिन पूरे मुल्क से जो रोज़गार कमाने के लिए लोग यहाँ पे आएंगे। अब वो कहते हैं जी अगर ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे इलाके में हो तो हम क्यों शहर छोड़ें अपना। अगर ये कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स या रोज़गार आपके इलाके में हो तो आप वहाँ ही पढ़ेंगे, यहाँ क्यों आएंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो उन एरियाज़ को भी डेवलप करे, लेकिन कर नहीं पाती, पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एरियाज़ को पकड़ती है जो उनको लग रहा है कि यार डेवलप होने चाहिए। जैसे साउथ पंजाब पे पकड़ लेंगे, नॉर्थ में पकड़ लेंगे, कि इनको हम पकड़ते हैं और इनको हम बनाते हैं इंडस्ट्रियल जोन या ट्रेड फ्री जोन बना देते हैं। एरिया पकड़ा, उसको क्या डिक्लेयर किया, ट्रेड फ्री जोन, या कर दिया कि आपका ये टैक्स फ्री जोन है, बता दिया। अब वो जोन बनाएंगे और वहाँ पे किसको इनवाइट करेंगे, बिजनेसमैन को, कि भाई तुमने अपनी फैक्ट्री लगानी है, तुमने फैक्ट्री खोलनी है, कारखाना खोलना है, तुम यहाँ पे आकर लगाओ। अगर तुम कहीं और फैक्ट्री खोलोगे, हम तुमसे टैक्स लेंगे, तुम्हें सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे तुम फैक्ट्री लगा लो, हम तुम्हें 10 साल तक तुमसे हाफ़ टैक्स लेंगे। अगर पूरे कंट्री में बिजली जो है 50 रुपये यूनिट है, तुम यहाँ फैक्ट्री लगाओ इस एरिया में, हम तुम्हें कितने रुपये देंगे, 25 रुपये यूनिट देंगे। इस तरह क्या करती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अब जब एक बिजनेसमैन है, उसे पता है यार गवर्नमेंट ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है, 10 साल की बात है, तो वो क्या करेगी, वहाँ जाके फैक्ट्री लगा लेगी। जब एक इलाके में फैक्ट्री लगती है तो वो इलाका चंद सालों में क्या हो जाता है, पूरे का पूरा डेवलप हो जाता है। उस इलाके का जो है ना पूरा शक्ल ही तब्दील हो जाती है। जैसे लाहौर में है सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया, नाम शायद सुना हो आपने। आप आज से 20 साल 25 साल पहले पूछना किसी से भी जो लाहौर बेस्ड है, यहाँ पे कुछ जाता नहीं था, डर लगता था, क्योंकि दाएँ बाएँ सारे खेत थे, रास्ते में आकर डाकू पड़ के गए। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसको इंडस्ट्रियल एरियाज को डिक्लेयर किया, इनवाइट किया कि बिजनेसमैन आएँ, फैक्ट्रीज लगाएं। 40 साल पहले का ये वाला एरिया, और आप जाकर देखें अब वो इतना डेवलप हो गया, इतना डेवलप हो गया कि उसके साथ सोसाइटी आके बनने लग गई हैं। बहरिया टाउन के साथ लगता है जाके, जो लेक सिटी है वो साथ ले गए हैं, फ़ज़ाइया तक साथ चली गई हुई है। तो क्यों, वो एक एरिया जिसको ट्रेड फ्री जोन या इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर किया,
बिजनेसमैन आए, उनको इंसेंटिव्स दिए कि भाई बिजली फ्री है, टैक्स कम है, टैक्स माफ़ है, सारा कुछ करके दिया। अब देखा देखी वो रोड क्या, वो एरिया क्या हो गया, डेवलप हो गया। बिकॉज जब एक फैक्ट्री लगेगी, जाहिर सी बात है, अब फैक्ट्री में काम करने के लिए मज़दूर आएंगे। मज़दूर जब आएंगे, काम करना शुरू करेंगे, दूर से आएंगे, तो उनकी रिहाइश के लिए कुछ कमरे, क्वार्टर्स बनेंगे। जब रिहाइश के लिए कमरे, क्वार्टर्स बनेंगे उनके, तो साथ छोटा मोटा एक स्टोर भी खुलेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, कम्युनिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके मूव करना शुरू होंगे, बच्चे वगैरह आएंगे, स्कूल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मार्केट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, गलियाँ पक्की हो जाएंगी, सड़कें बनेंगी, बिजली का निज़ाम आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वो एरिया जिसको आज डेवलप करना बहुत मुश्किल है, वो फिर क्या हो जाएगा, अगले 10-12 सालों में डेवलप हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने किया क्या गवर्नमेंट ने जाकर डेवलप किया? क्या गवर्नमेंट ने जाके वहाँ पे आबादी को आबाद किया? नहीं, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करती। गवर्नमेंट सिर्फ आज कहती थी भाई ये पत्तों के पास जो है ये ट्रेड फ्री एरिया है, यहाँ की फैक्ट्री लगाओ। आप देखिएगा 20 साल बाद वहाँ पे जाके उस जहान की ब्रांड दुकानें खुली होंगी जो लाहौर में शायद ना हो। तो गवर्नमेंट इस तरह क्या करती है, डेवलपमेंट के पर्पस जो है अचीव करती है। जैसे गवादर इंडस्ट्रियल जोन हो गया, रवात हो गया, लाहौर का हो गया, कराची में है, वो इंडस्ट्रियल जोन्स बनाती है ताकि लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, फैक्ट्रीज लगाएं, उस फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो एरिया पूरा क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। रोज़गार के मौके जो हैं वो मिलेंगे, और जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। बिकॉज उस एक फैक्ट्री से सिर्फ फैक्ट्री नहीं बढ़ेगी, बल्कि हर एक चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नए रोज़गार आएंगे, तंदूर है, करियाने वाला, दूध वाला, दही वाला, सारा कुछ जो है वहाँ जाके आबाद हो जाएगा। तो एक पूरा शहर ही क्या हो जाता है, आबाद हो जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट किसको इस्तेमाल कर रही है, टैक्स को ही इस्तेमाल कर रही होती है। उसके बाद ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि टैक्स किससे लेती है ज़्यादा, अमीरों से, और किस पे लगाती है, गरीबों से। जो जिसकी इनकम ज़्यादा है उससे टैक्स ज़्यादा लिया जाए, जिसकी इनकम कम है उससे टैक्स क्या लिया जाए, कम लिया जाए, कम रेट पे लिया जाए, ताकि बैलेंस ऑफ जो है वो सोसाइटी में मेंटेन रहे। उसके बाद ये भी हमने लास्ट डिस्कस किया था कि जो लग्जरी गुड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट गुड्स हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, हाई टैक्सेस कर देती है। उसके मल्टीपल बेनिफिट्स गवर्नमेंट अचीव करती है। एक तो इंपोर्ट्स कम हो, इंपोर्ट बिल जो है बेहतर हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बेहतर हो। सेकेंडली, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्टेड गुड्स को महंगा कर रही होती है। तो ये भी इसका एडवांटेज है। उसके बाद है टैक्स क्रेडिट्स। ये क्या होते हैं, हमारा इनकम टैक्स में एक चैप्टर पूरा आएगा जिसका नाम टैक्स रिबेट्स एंड क्रेडिट्स होगा। उसको हम डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं, बट अभी समझने कि क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है 1000 रुपया, आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कितनी बनी है, 1000 रुपया। गवर्नमेंट कहती है कि ये टैक्स आपने पे करना है, और इसमें से अगर वो आपको 100 रुपया टैक्स छोड़ दे और आप कितना पे करें, 900 रुपया, तो ये जो आपको ये टैक्स माफ़ किया गया है या टैक्स कम किया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, टैक्स क्रेडिट कहते हैं। कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, चैप्टर नंबर 7 है हमारी बुक का, हम उसको बहुत तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन अब ये क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि यार हमारा काम जो है हुकूमत का वेलफेयर करना है, लेकिन गवर्नमेंट हर जगह वेलफेयर नहीं कर पाती जाके। तो इसी में क्या होती हैं, फिर NGOs आ जाती हैं जो क्या कर रही हैं, वेलफेयर काम कर रहे हैं। बेसिकली वो किसकी हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ही हेल्प कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट कहती है ना कि एक NGO बन गई है, वो भी हमारी हेल्प कर रही है, वो डोनेशंस और वेलफेयर वगैरह करवा रही है। तो फिर गवर्नमेंट कहती है आप लोग आएँ आवाम को, आप इनको डोनेट करें। आप जब इनको डोनेट करेंगे, वो लोगों में काम करेंगे, लोगों का बेनिफिट ही होगा। तो वो कहते हैं हम आपको बेनिफिट देंगे कि अगर ये XYZ इदारा है जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो थैलेसीमिया की फाउंडेशन बनी हुई है, NGO है, तो आप उस अदारे में जाते हैं, आप डोनेशन करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या देगी, आपको बेनिफिट देगी। अगर आपका टैक्स 1000 बनता है, वो आपका 100 टैक्स छोड़ कितना लेगी, 900 लेगी। ये आपको क्या कर रही है, बेनिफिट दे रही है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि डोनेशन का कल्चर बढ़ेगा, ज़्यादा वेलफेयर होगी, और गवर्नमेंट का भी जो है वो सपोर्ट जो है काफ़ी हद तक हो जाएगी। जैसे ईदी है, अब देखा जाए तो पब्लिक एम्बुलेंस है ही नहीं, रेस्क्यू 1112 है ना, इसके अलावा क्या है। तो सबसे बड़ा प्राइवेट जो एम्बुलेंस का नेटवर्क है वो ईदी के पास है। रेस्क्यू वाले जहाँ पे नहीं जा सकते वहाँ पे भी ईदी वाले क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं। और रेस्क्यू वाले तो आए तकरीबन मेरे ख्याल से 20 साल नहीं हुए, ईदी वाले कब से ऑपरेट करें। तो वो बेसिकली गवर्नमेंट की ही हेल्प है एक किस्म की। तो अगर आप जाके ईदी वालों को डोनेशन देंगे तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या देगी, आपको फ़ायदा देगी, और वो क्या होगा, आपका टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में होगा। उसके बाद है टैक्स इंसेंटिव्स फॉर एग्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स के, जो ज़राअत से रिलेटेड तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रैक्टर्स हो गए,
खाद हो गया, बीज हो गया, इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव देती है, टैक्स माफ़ कर देती है, टैक्स कम कर देती है, वो इसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको टैक्स गवर्नमेंट एग्जाम कर देती है कि यार वो मज़ीद तालीम पे काम करे, फ्री में तालीम वगैरह दे रहे हैं, तो उनसे भी गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह नहीं ले रही होती। तो ये कुछ ऐसे कॉमन एडवांटेजेस हैं जो गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। अब इस चैप्टर का जो फेमस सवाल है वो हमने दो डिस्कस कर लिए हैं, एक वो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, दूसरा वो टैक्सेस एज मीन्स फॉर डेवलपमेंट। इसमें क्रैम नहीं कुछ करना, रट्टे वाला कोई सीन नहीं है। वेरी सिंपल थिंग इज़ दैट जनरल नॉलेज की बात है, सारी बातें आपकी पता ही है, यही करती है, ये आपने क्या करनी है, लिख देनी है। उसके बाद करते हैं कि बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लॉ, कि जो ये टैक्स के कानून बने हैं ये किसके ऊपर बेस कर रहे हैं, उसको हमने यहाँ पे देखना है। तो बेसिकली दीज आर बेस्ड ऑन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, वही कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जो पीआरसी में आप पढ़ के आए थे कि एडम स्मिथ ने अपनी मशहूर किताब वेल्थ ऑफ नेशन में कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिए थे। कैनन्स का मतलब होता है असूल, के असल में अच्छे वाले टैक्स असूल जो है वो किसके ऊपर बेस होने चाहिए। तो ये 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हैं, बेसिक्स जो हैं। हम एथिक्स वाले चैप्टर में जाके फिर से कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ रहे होंगे, कुछ एडिशनल भी होंगे, लेकिन एक बेहतर सिस्टम जो है वो इन 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर, इन 4 असूलों पे क्या होता है, बेस कर रहा होता है। सबसे पहले है कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्वीनियंस? आसानी, कि टैक्स पे करने में क्या हो, आसानी हो। साफ सीधी बात है भाई, आप टैक्स पे करना है और गवर्नमेंट कहती है जी आए जी हमारा एक ही बैंक है, इसी बैंक में टैक्स पे होगा और लंबी लाइनों में आपको लगना पड़ेगा, धूप में खड़े होकर लंबी लाइनों में लग के आप पर्ची लेंगे, फिर टैक्स पे करेंगे। अगर इस तरह का निज़ाम हो जहाँ पर टैक्स कलेक्शन बहुत मुश्किल हो तो क्या लोग टैक्स पे करेंगे? लोग भागेंगे। अगर गवर्नमेंट के यार तुम घर बैठे मोबाइल पकड़ो, इसी पैसे टैक्स पे कर दो, तुम्हें कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ई पेमेंट के ज़रिए हो रहा है, तो लोगों के लिए क्या होगा? आसानी होगी। तो जितना आप लोगों के लिए आसानी पे करेंगे, जितना मोड ऑफ पेमेंट्स जो है ईजी होगा, उतना ही क्या होगा, आपका सिस्टम जो है बेहतर होगा। जैसे एज ऑफ टुडे, आज भी जो अगर टोल टैक्स की बात करें वो कैश में लेते हैं। आपके पास कैश नहीं है, गए आप, तो वहाँ पे एक डिफ़िकल्टी है। वो कहते हैं जी हमने इसका अल्टरनेटिव निकाला है, आप क्या कर लें, एम टैग लगवा लें। लेकिन हर जगह पे एम टैग चलता भी नहीं है, वो सिर्फ चलता है मोटरवे पे। जो अदर मोटरवे हैं, जो NHA के टोल्स हैं, वहाँ पे नहीं होता। तो वहाँ पे सम हाउ कभी कभार लोगों को मुश्किल पेश आती है कि कैश पूरा ना हो या कैश ना हो, तो वहाँ पे मुश्किल है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा सिस्टम वो है जहाँ पे आपका पे करना इजी हो। अब जब हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, बस सिस्टम क्लीन हो, पेमेंट करते हुए कोई दुश्वारी ना आए, आपका जो डिपार्टमेंट है वो इजी हो, वो आपको सहूलत प्रोवाइड कर रहा हो, तो फिर वो क्या कहेंगे, हाँ ये एक अच्छा सिस्टम जो है वो आपने बनाया हुआ है। उसके बाद है सर्टेनिटी, कि अच्छा टैक्स सिस्टम वो है जो सर्टेन होगा। सर्टेन का मतलब है कि आपको पता है भाई कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं। ये नहीं कि आप फॉर एग्जांपल आपने लाहौर से ट्रैवल किया टूवर्ड्स इस्लामाबाद, आपने टोल टैक्स पे करना है, एक गाड़ी गुजरी उससे लिया उन्होंने 50 रुपये टैक्स, एक गाड़ी गुजरी उससे लिया 5000 रुपये टैक्स, एक गाड़ी गुजरी उससे लिया 2000 रुपये टैक्स। तो अगर ये सिस्टम हो जहाँ पे किसी को नहीं पता और वो टैक्स अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, तो क्या कल को लोग टैक्स पे करेंगे? नहीं। अगर सर्टेन है फिर लोग टैक्स पे करेंगे। भाई लाहौर से इस्लामाबाद का टैक्स है 1300 रुपया, हाँ ठीक है, वो गाड़ी A B C X जो है कितना होगा, आप इतना ही पे करेंगे, तो लोग क्या करेंगे, टैक्स में भाग भाग के आएंगे, टैक्स में भाग भाग के क्या करेंगे, पेमेंट्स जो है वो कर रहे होंगे। तो सर्टेन होना चाहिए हम कि जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है, पता हो कि इनकम टैक्स कितना पे करना है, कैसे कैलकुलेट हुआ, कैसे वो अमाउंट आई है, सेल्स टैक्स पे करना है, कितना पे करना है, कैसे कैलकुलेट हुआ, ये पता होना चाहिए। इफ़ डैट इज़ द केस, आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सिस्टम उसे कह सकते हैं। उसके बाद है इक्वालिटी। इक्वालिटी ये कहते हैं बराबरी, के टैक्स सबसे लेना है, वो एक ही सफ़ में खड़े करना है महमूद और अयाज को, चाहे महमूद लगड़ा है या अयाज मोटा है, सबको क्या करना है, आपने एक ही सफ़ में खड़ा करना है। वो कहते हैं टैक्स सबसे लेना है, किसी को माफ़ नहीं करना। आप कहते ज़्यादती है, कहते हैं इक्वालिटी होनी चाहिए कि लेना सबसे है, लेकिन टैक्स लेना उनकी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। जो ज़्यादा पे कर सकता है उससे टैक्स आप क्या करें,
ज़्यादा कलेक्ट करें। जो कम पे करता है, जिसकी पेइंग कैपेसिटी कम है, उससे आप टैक्स कम कलेक्ट करें, लो रेट पे करें, लेकिन टैक्सेस सबसे आपने क्या करने हैं, वसूल करने हैं। और आखिरी है इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, कि आपका निज़ाम जो है टैक्स का वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। वो ना हो कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कलेक्शन हुई है 10,000 रुपये की और आपका ख़र्चा हो गया उसको कलेक्ट करने में 12,000 रुपये का, तो जूते मार रहे हैं अपने आप को पकड़ के, दिखाया भैया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। तो एक सिस्टम बेहतर वो है जो इकोनॉमिकल हो। और जहाँ पे इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे दोनों एंड से आती है। एक इकोनॉमी जो है वो सिस्टम के एंड से होनी चाहिए कि अगर 10,000 इकट्ठा करें तो खर्चा आपका 1,000 रुपये आए, आपको 9,000 बचे। सेकेंडली ये इकोनॉमी कहाँ होनी चाहिए, बिजनेस के लिए भी, कि टैक्सेस जो हैं, जो बंदा इनकम कमा रहा है उसके लिए इतने महंगे ना हो कि वो ना दे। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है और आप उसे किसी 6,000 रुपया हमारा टैक्स है, वो क्या कारोबार करेगा? कहना भाई ए गया बंद, तो मैं जा रहा हूँ भीख मांगने, एटलीस्ट भीख इज़ नॉट टैक्सेबल। ऐसे ही है ना। तो ये जो आपके टैक्सेस हैं वो बिज़नेस के लिए महंगे भी नहीं होने चाहिए, इतने हों कि बिज़नेस को पे करते हुए मौत ना वाक़या हो। तो ये आपके 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है जो आपने याद रखने हैं। गॉट इट? उसके बाद ये सवाल पास्ट पेपर में 2 दफ़ा आया है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। जब हम लेवी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, लेवी का मतलब होता है इम्पोज करना, लगाना, चार्ज करना, लागू करना। इसको हम क्या कहते हैं, लेवी कह रहे होते हैं, किसी चीज़ के ऊपर कैलकुलेट करना। अब सवाल है जो हम टैक्सेस लगा रहे हैं ये कितने प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करता है, तो ये 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करता है। आप पाकिस्तान में कोई भी टैक्स लगा लें, पाकिस्तान में किसी भी टैक्स का नाम ले लें, वो इन तीनों में से किसी न किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर क्या करेगा, बेस कर रहा होगा। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। आपने इनके पास नाम याद रखने हैं बिकॉज आप इनको अपनी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला क्या है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। नाम बता रहा है कि भाई आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना क्या करें, टैक्स पे करें। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जिसकी इनकम ज़्यादा है आप उससे टैक्स ज़्यादा लें और हाई रेट पे लें, जिसकी इनकम कम है उससे टैक्स लें लेकिन कम रेट पे लें। ये क्या है, आपकी एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है। सिंपल सी बात है भाई, अगर इनकम ज़्यादा होगी टैक्स का रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इनकम कम होगी टैक्स का रेट भी क्या होगा, कम होगा। सेम लाइक कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो जब इनकम आएगी टैक्स आएगा, जब ज़्यादा इनकम आएगी तो टैक्स भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ये है आपका एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। इसकी एग्जाम्पल लिख लें। इस प्रिंसिपल के ऊपर कौन सा टैक्स बेस करता है, दैट इज़ इनकम टैक्स। जो हमारा इनकम टैक्स है वो सारे का सारा इस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है। आप कोई भी टैक्स का नाम लेंगे वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक प्रिंसिपल पे क्या कर रहा होगा, बेस कर रहा होगा। तो जो हमारा जो इनकम टैक्स है बेसिकली वो किस पे बेस कर रहा है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे बेस कर रहा है। जिसकी इनकम ज़्यादा है उसे टैक्स क्या लें, ज़्यादा लें, जिसकी इनकम कम है उसे टैक्स क्या लें, आप कम लें। अफोर्डेबिलिटी के ऊपर चल रहा होता है। सेकेंड है हमारा द बेनिफिट प्रिंसिपल। सेकेंड कौन सा है, बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट का मतलब क्या होता है, फायदा। अब देखें यहां पे आपकी एक गवर्नमेंट है और यहाँ पे आपकी आवाम है। सवाल ये है कि इस गवर्नमेंट से डायरेक्ट बेनिफिट जिसको ज़्यादा मिलेगा वही क्या करेगा, टैक्स भी ज़्यादा पे करेगा। इसकी बड़ी आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। एक मोहल्ले में एक बंदा दुकान खोलता है, वो भी कारोबार कर रहा है, ठीक है, और एक बंदा आके अपनी एक कंपनी खोलता है, फैक्ट्री लगाता है, वो भी कारोबार कर रहा है, दोनों कारोबार कर रहे हैं। सवाल ये है कि डायरेक्टली ज़्यादा गवर्नमेंट से बेनिफिट्स कौन ले पाएगा? क्या जो गली में दुकानदार बैठा है आके, क्या वो गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकता है? नहीं। लेकिन जो फैक्ट्री बनी है,
जो कंपनी बनी है वो करेगी, गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकती है। जो गली में दुकानदार बैठा है, क्या वो गवर्नमेंट से सस्ता लोन ले सकता है? बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो कंपनी है उसको मार्केट से कम रेट पे गवर्नमेंट जो है वो क्या करवा देगी, लोन जो है वो दिलवा देगी। माइट भी ये इंपोर्ट ना कर सके, गवर्नमेंट इनको इंपोर्ट भी करने दे चीज़ें। तो डायरेक्ट बेनिफिट्स किसको ज़्यादा मिल रहे हैं, कंपनी को कि दुकानदार को? ये दुकानदार जो है अगर अपनी दुकान के आगे कोई फट्टा रखेगा ना तो यूँ आएगी पैरा फोर्स, चुक के ले जाएगी। लेकिन वो कंपनी वाला जो है भाई, वो अपने आगे सड़क बना ले, खंबे लगा ले, उससे कुछ नहीं कहेंगे, उसको बेनिफिट्स दे रहे होंगे। तो सवाल ये है कि ज़्यादा बेनिफिट्स किसको मिलेंगे डायरेक्टली गवर्नमेंट से, कंपनी को कि एक आम दुकानदार को? कंपनी को। तो चूंकि कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से या गवर्नमेंट के इदारों से, तो इसलिए अब कंपनी का टैक्स रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। 29% जो है वो क्या करेगी, अपने प्रॉफिट्स का कंपनी टैक्स पे कर रही होगी। अब चूंकि इस बंदे को बेनिफिट्स कम मिल रहे हैं, इससे टैक्स लेंगे 5%, जो भी इसकी इनकम बनती होगी उसके मुताबिक ले जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो बंदा टैक्स भी क्या करेगा, ज़्यादा पे करेगा। जिस पे कम टैक्स मिलेगा वो बंदा क्या करेगा, कम टैक्स। इसकी एग्जांपल है आपका कॉरपोरेट टैक्स। और थर्ड जो है आपका दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, मसावात, बराबरी। क्या है कि इक्वालिटी है कि सबसे टैक्स लिया जाए, इक्वालिटी है ना। मसावात क्या है कि सबसे टैक्स लो लेकिन उनकी पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो टैक्स लो। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या है, ये बराबरी के ऊपर है कि गवर्नमेंट की नज़र में हर बंदा क्या है, बराबर है। वो कहते हैं भाई पाकिस्तान में अगर आज के दिन कोई बच्चा पैदा हुआ है उससे भी टैक्स लिया जाएगा, जो आज के दिन कोई बंदा मरा है उससे भी क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्स लेगी। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई फ़कीर है, कोई पीएम है, सबसे गवर्नमेंट ने क्या करना है, टैक्स लेना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। आप सब स्टूडेंट्स हैं, कुछ नहीं कमाते होंगे अनलेस आप कॉलेज का पोर्टल लेके आगे बेच रहे हो, फिर तो आप कमाई करेंगे। या आपका पार्ट टाइम बिजनेस हो और आपका नाम सबा हो और आप फेमस हो कि वो यार सबा लोड वाली, तब आप पैसे कमा रहे होंगे। उसको बड़ी हंसी आई है तो नहीं करता, तो नहीं ये वाला, तू उसको देख रहा है, उसको देख रहा है, ये सबा है मूछों वाली। कितने लोड खाए हैं, कोई भी नहीं खाया, चल करवा लें, कुछ नहीं, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हैं, अब पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन आपने टैक्स पे किया है। सुबह उठ के तो ब्रश किया होगा अगर, तो जो टूथपेस्ट इस्तेमाल की है टैक्स पे नहीं हुआ। आपने आने के लिए जो अपनी कम्यूट इस्तेमाल की है, बाइक में पेट्रोल लगाया, टैक्स नहीं पे किया। अब एक पेट्रोल पंप पे एक 70 वाला भी आया और उसी पेट्रोल पंप पे एक गाड़ी वाला भी आया है, दोनों ने सेम टैक्स पे किया है, बराबर टैक्स लिया है। आपने भी टूथपेस्ट की है, बेशक आपके पास पैसे उधार के थे, और जो आज एक मियाँ मंशा है उसने भी टूथपेस्ट इस्तेमाल की है, दोनों की इनकम में ज़मीन आसमान का नहीं 7 तस्लों का फ़र्क आ जाएगा, लेकिन टैक्स सेम क्या है कि नहीं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर वेल्थ, सबसे टैक्स ले लो और एक जैसा टैक्स ले लो। इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कह रहे होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, सेल्स टैक्स है। अब आपकी ये ज़्यादती है, वो कहते हैं कोई ज़्यादती नहीं है भाईजान, हमने टैक्स का रेट फिक्स कर दिया है, जो ज़्यादा खर्चा करेगा वो टैक्स ज़्यादा पे करेगा, जो कम खर्चा करेगा वो टैक्स क्या करेगा, कम पे कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन टैक्स रेट हमने क्या करना है, सबके लिए कांस्टेंट फिक्स रखना है। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल जो है वो कह रहे होते हैं। ठीक है, आप इन तीनों को पढ़ लें। पेपर में अगर ये चीज़ आए तो एग्जाम्पल्स 3 हैं। पहला क्या, जो आपका एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है, इनकम टैक्स, बेनिफिट प्रिंसिपल, कॉर्पोरेट टैक्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, सेल्स टैक्स। ये 3 एग्जाम्पल साथ लिख लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब अगर बुक से पढ़ेंगे तो बुक से पढ़ लें, याद क्रैम नहीं करना, इन 3 अल्फाजों को अपनी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दोगे, यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। ओके।
इसको पढ़ लें फिर आगे चलते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। ये भी एक ही दफ़ा सवाल आया हुआ है काइंड्स ऑफ टैक्सेस का, आप इसको पढ़ के आ चुके हैं पीआरसी में। देखिए इसको समझने के लिए ना ये 3 आइकन्स को देख लें, आपको सारा कुछ समझा देगा कि इस टैक्स का मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स की या फ्लैट टैक्स की। फ्लैट टैक्स नाम ही बता रहा है कि सबके लिए सेम रेट है, या क्या है प्रोपोर्शनल टैक्स। इसका मतलब क्या है कि ये वो टैक्सेस होते हैं जो सबके लिए एक सेम परसेंटेज के ऊपर चलेंगे। वो इनकम से, वेल्थ से क्या होते हैं, इररेलेवेंट होते हैं। इनकम ज़्यादा है, कम है, कुछ भी है, फ़र्क नहीं पड़ता, दैट विल बी रिमेन सेम। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं, फ्लैट टैक्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स, सेल्स टैक्स। अब एक मज़दूर जिसकी दिहाड़ी 500 रुपया है, उसने भी अगर आज कोई चीज़ खरीदी है तो उसने 18% पे की है, और एक बंदा जिसकी दिहाड़ी 5,000 रुपया है उसने भी इतना पे किया है, और एक बंदा जिसका 50,000 रुपया पर डे है उसने भी इतना पे किया है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम हर बंदे ने कितना पे किया, 18% पे किया। तो डैट इज़ योर फ्लैट टैक्स। एक और एग्जाम्पल इसमें आ जाएगी, टैक्सेस ऑन डिविडेंड। अब डिविडेंड के ऊपर टैक्स का रेट है 15%। भाई अगर आपका डिविडेंड 1 लाख रुपया है, कितना पे करेंगे, 15। आपका डिविडेंड 1 करोड़ मिला तब भी कितना पे करेंगे, 15% पे करेंगे, फ्लैट टैक्स है। टैक्सेस होते हैं ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, फ्लैट टैक्स हैं आपके। इवन जो कॉर्पोरेट टैक्स है आपका, जिसका रेट क्या है 29%, फ्लैट टैक्स है। आपका प्रॉफिट कम है, ज़्यादा है, आपको ये पे करना ही करना 30%, तो ये क्या होगा, आपका फ्लैट टैक्स होगा, जो जिसकी परसेंटेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। परसेंटेज क्या रहेगी, सेम। तो काइंड ऑफ टैक्सेस में जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो किसके एंड से एक्सप्लेन करना है, विद द रिस्पेक्ट ऑफ परसेंटेज, कि भाई सेम रेट पे अप्लाई किया। उसके बाद है प्रोग्रेसिव। आपको ग्राफ से बता रहा है क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, ये पानी आएगा, बारिश आएगी, ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा बारिश आएगी, तो इनकम आएगी, टैक्स आएगा। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। आपकी एग्जांपल है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अब हम सीखेंगे सारा, उसमें हम देखेंगे, समझेंगे कि हम टैक्स लगाते हैं स्लैब्स की फॉर्म में। स्लैब्स बढ़ती जाएंगी, इनकम बढ़ जाएंगी, स्लैब्स आएंगी, आपकी टैक्स भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। अब आखिरी जो है ये है रिग्रेसिव टैक्स। ये है रिग्रेसिव टैक्स। देखिए इनकम बढ़ रही है, टैक्स कम हो रहा है, तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। इसको हम जब भी रिग्रेसिव टैक्स को डिस्कस करते हैं ना, हम डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट के लिहाज से, असर के लिहाज से। देखें एक चीज याद रखिएगा कि ऑल इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर। हम टैक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे नेचर के लिहाज से, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपका सेल्स टैक्स जो है
उसका रेट कितना है? 18% है। आपने सामान ख़रीदा 10,000 का, 10,000 के ऊपर 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स कितना बना? 1800, ये बना। अब आप देखें कि हम 3 पर्सन लिखते हैं, पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी। पर्सन ए की अगर हम बात करें, इसकी इनकम जो है वो है 5,000। पर्सन बी की बात करें, इसकी इनकम जो है वो 20,000 है। पर्सन सी की बात करें, इसकी इनकम जो है वो 50,000 है। सामान तीनों ने लिया, तीनों की जेब से 1800 रुपये गया है, ये हमें लग गया पता। अब क्वेश्चन ये है कि किसको दुखा होगा टैक्स, या किसकी जेब से टैक्स ज़्यादा गया है। आप ये कहेंगे सर सब ने 1800 पे किया, भाई इसने भी 1800 पे किया, इसने भी इतना पे किया, इसने इतना पे किया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसने पे किया है अभी देख लेते हैं। इसके अगर देखें, इसके अगर हम इनकम से निकालें प्रपोर्शन, 1800 डिवाइड बाई 5,000, इसका ज़रा करें, बताएं कितना आता है? 1800 डिवाइड बाई 20,000, इसका करें 1800 डिवाइड बाई 50,000, तो बताएं पहले कितना परसेंट बनता है? 36%। दूसरे का कितना बनेगा? 9%। तीसरे का पता कितना बनेगा? 3%। 3%। अब आप खुद देखिए, टैक्स सेम पे किया, तीनों बंदों ने टैक्स सेम पे किया, लेकिन ज़्यादा किसकी इनकम से किया है? जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको टैक्स से कम पड़ा है, जिसकी इनकम कम है उसको टैक्स क्या पड़ा है? ज़्यादा पड़ा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिग्रेसिव टैक्स। तो याद रखिएगा, तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो क्या होते हैं? रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। वो गरीब की जेब में से ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू अमीर आदमी। भाई पेट्रोल के ऊपर अगर गवर्नमेंट 200 रुपये टैक्स लेगी तो वो 200 रुपया किसके लिए महंगा है? 70 वाले के लिए। लेकिन जो बंदा जिसके पास टुसोन है, जिसके पास इलांट्रा है, या जिसके पास मर्सिडीज़ है, उस बंदे के लिए जो है ये टैक्स इतना वैल्यू नहीं कर रहा होगा, उसको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसके पास क्या होगी? बाइक होगी। समझ लगी? एग्जाम्पल के अलावा समझ लगी? ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इलांट्रा हाइब्रिड थी, उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्लियर है? ये एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। तो ये भी बुक से आप रीड कर लीजिएगा, हमने इसको बड़ा अच्छे से डिस्कस कर लिया। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस। ये ना पेपर में आज तक एक ही दफ़ा सवाल आया है, उसके बाद नहीं आया, तो उसको हम रीड कर लेते हैं कि जो हम टैक्स लॉस को लेके चल रहे हैं, जो हम टैक्स लॉस को डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट लॉस। तो इनको बस 1 और 2 टाइम रीड ही करना है, आपने क्रैम नहीं करना। अब ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? फीचर्स। उसके क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला है टैक्स इज़ एन इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन एंड नॉट वॉलेंट्री इन नेचर। कि टैक्स ना गवर्नमेंट लागू करती है, बाय लॉ लीगली इम्पोज करके लेती है। ऐसा नहीं होता कि हर सितंबर में शहबाज शरीफ आके बैठ जाए माइक पे, जी आपको लगता है मैं मांगने आया हूँ बट मैं मांगने नहीं आया, अल्लाह के नाम पे अगर देखें मेरी कमीज़ में थोड़ी सी फटी हुई है या मोरी है मेरी कमीज़ में तो टैक्स दे दें। ऐसा नहीं होता। ये नहीं कहते जिसका जितना दिल करता है टैक्स दे दें, ऐसा नहीं होता। ये वॉलंटरी नहीं है, ये इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन है। हर बंदे का टैक्स कैलकुलेट होगा और उससे क्या किया जाएगा? कलेक्ट किया जाएगा। फिर टैक्सेस जो है वो नॉर्मली कैश में ही एक्सेप्ट किए जाते हैं, चेक्स में, प्रोमिसरी नोट्स में चेक नहीं लेते। अब तो हम ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर लेते हैं, तो ये कैश इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में हम ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जी आपका टैक्स बना 2 लाख रुपया, आपके लिए मेरे पास हस्की पड़ा है उसकी कीमत 2 लाख रुपये, तो कुत्ता पकड़ लें टैक्स माफ़ कर लें, ऐसा नहीं होगा। वो यहाँ के जी मेरे पास 50 बोरियाँ पड़ी हैं गंदम की, आप एक गंदम के पकड़ लें बोरियाँ और टैक्स ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होता। ये आपको कैश में क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद टैक्स इज़ प्रपोर्शनेट इन कैरेक्टर।
कि टैक्सेस ना हमेशा परसेंटेज में लगते हैं, 2%, 3%, 5%, 10%, ये परसेंटेजेस में हम क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली लगा रहे होते हैं। और टैक्सेस आपकी एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे लगने चाहिए, कुछ नहीं लगते इसके ऊपर, मेजोरिटी इसके ऊपर है। जितने भी है ना आपके फ़िक्स टैक्सेस जो अमाउंट्स वाले होते हैं, या जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक मेहरान वाला बंदा है, या एक बंदे ने मेहरान ली हुई है, उसने पैसे जोड़ जोड़ के फ़ैसला ही कर लिया कि अब मैं बुढ़ा हो गया और अपनी बेगम को जाके मरी दिखा देता हूँ। उसने पैसे जोड़े पेट्रोल के, लाहौर से इस्लामाबाद जाएगा, टैक्स कितना लेंगे उसका? उसका पड़ेगा टैक्स मेरे ख्याल से आने जाने का तकरीबन 2800 टैक्स पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, ये प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो ये जो आपको ना फिक्स टैक्सेस अमाउंट में, वो प्रोपोर्शनेट नहीं होते। इसके अलावा मोस्टली क्या होते हैं आपके टैक्स प्रोपोर्शनेट में होते हैं, परसेंटेज में लग रहे होते हैं। फिर टैक्सेस किस पे लगाते हैं? आपकी इनकम के ऊपर, ट्रांजैक्शंस के ऊपर, यानी प्रॉपर्टीज़ आपकी होती हैं उसके ऊपर टैक्स लगा रहे होते हैं। आमदनी के ऊपर असास क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं। उसके बाद टैक्स लगाता कौन है? टैक्स कौन लेता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिर्फ उन जगहों पे या उन एसेट्स के ऊपर या उस इनकम के ऊपर टैक्स ले सकती है जो उसकी हदूद में है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन पे है। अगर आपके पाकिस्तान में फ़्लैट्स हैं ना, तो आपके पाकिस्तान के फ़्लैट्स के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, क्योंकि वो फ़्लैट किसके हदूद में है। लेकिन अगर आपके फ़्लैट्स लंदन में है तो हम आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हम उन पर टैक्स नहीं ले सकते, क्योंकि वो कभी भी आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस इनकम के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, क्या उसके ऊपर आपका राइट है भी कि नहीं, क्या वो आपकी जुरिस्डिक्शन में है भी कि नहीं। अगर वो है दैट इज़ टैक्सेबल, अगर वो नहीं है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। हम जाके आगे इनकम टैक्स में पढ़ेंगे भी कि फ़ॉरेन इनकम टैक्स होती है कि नहीं होती, फ़ॉरेन एसेट्स के ऊपर टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना, उसका क्राइटेरिया होता है, उसमें है टैक्स लगेगा, अदरवाइज हम इस पर टैक्स नहीं लगा रहे होते। टैक्स लगाता कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से कानून अप्रूव करके हम क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं। और टैक्स लगाए क्यों जाते हैं? फॉर द पब्लिक पर्पज़, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हम टैक्स लगा रहे होते हैं। सही कह रहे हैं आप। देखें ना, ये अंडर पास पे वन विलिंग नहीं करनी मरीम नवाज़ ने, आप नहीं करनी वन विलिंग, तो आपके लिए ही बने हुए। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। ये भी पास्ट पेपर में एक दफ़ा सवाल आया है कि एक जो अच्छा टैक्स सिस्टम है वो किन असूलों पे मुबनी होना चाहिए। 4 हैं। पहला है फिस्कल एडिक्वेसी। देखिए, फिस्कल का मतलब होता है कैश। क्या? कैश, पैसा, रोकड़ा। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडिक्वेसी? सफिशेंसी, सफिशेंट होना। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिस्कल एडिक्वेसी? कि एक अच्छा सिस्टम ऐसा वो हो जो आपकी पैसों की नीड के हिसाब से क्या हो, सफिशेंट हो। कि अगर आपको ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो आपको ज़्यादा सिस्टम जनरेट करके देने की काबिलियत रखता हो। ये है आपका फिस्कल एडिक्वेसी। सेकंड है इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस। कि टैक्सेस सबसे लेना है, लेकिन लेना है आपकी पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक। अब आप कहें जी हर बंदे से हम 20% टैक्स लेंगे, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन जस्टिस। जस्टिस ये है कि भाई जो जितना पे कर सकता है उससे उसकी उतनी प्रपोर्शन में क्या करो हो, आपने टैक्स जो है वो लेना है। तो ये 2 बातें होगी। पहली कौन सी है? फिस्कल एडिक्वेसी। दूसरी कौन सी है? इक्वलिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस। उसके बाद हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो निज़ाम है वो आसान होना चाहिए। आपको जो टैक्स का निज़ाम है वो क्लियर हो, प्लेन हो, आवाम को समझ आनी चाहिए। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारा टैक्स का जो निज़ाम है बड़ा, इसमें ना वो है, मसले मसाइल हैं, समझ नहीं आती, रजीम्स किस तरह काम कर रही हैं। तो एक अच्छा सिस्टम वो है जो बड़ा क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव के बंदे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो वेल ट्रेंड हो, पढ़े लिखे हों, उनको हर चीज़ के बारे में पता हो। आपका जो टाइम ऑफ पेमेंट है, जो मैनर ऑफ पेमेंट है, जो मोड ऑफ पेमेंट है, वो क्या हो, इजी हो, कन्वीनियंट हो, और टैक्स इतना हैवी ना हो कि आपके ये बिज़नेस इसको क्या कर रहा हो, डिस्करेज कर रहा हो। और आखिरी है डेट इज़ कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। कि जो आपके टैक्स लॉज हैं, जो आपने अपने माशी हदाफ सेट किए कि हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, इतना जीडीपी चाहिए, उसके साथ क्या हो, कंसिस्टेंट हो, एक्सपैंड कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, आपकी तमाम नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हों। तो ये 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर एक अच्छा सिस्टम जो है वो क्या करता है, बेस करता है। तो ये बात हुई है अच्छे सिस्टम की।
हमारे सिस्टम की नहीं, अच्छा सिस्टम इन 4 पे बेस करना चाहिए। हम अपना सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद है डिफरेंट टैक्स लॉज ऑफ पाकिस्तान। यहाँ तो आप पूरे की पूरी कहानी लिख सकते हैं, ये भी बहुत सारा सवाल आया हुआ है। ये जब आपका टैक्स का सिलेबस ख़त्म हो जाता है ना, तब आप इसके ऊपर ना पूरा माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसा लिख सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। तो हम इसको देखते हैं। भाई डायरेक्ट टैक्स वो है जो डायरेक्टली आपकी इनकम, आपके एसेट्स, आपकी वेल्थ पे लिया जा रहा है। आपका टैक्स है, आप ही पे करेंगे, वो बंदा पे नहीं कर सकता। आपकी लाइबिलिटी आप ही पे करेंगे, कोई और बंदा इसको पे नहीं कर सकता। इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर है, आपकी वेल्थ के ऊपर है, आपके एसेट्स के ऊपर है, आपके इन्फ्लोस के ऊपर है, उनको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स। हमारे सिलेबस का 70% का एरिया क्या है? इनकम टैक्स का। आपके ख्वाबों में आएगा इनकम टैक्स क्या होता है। आप एक्सप्लेन करेंगे भाई इसको हम डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। इनकम कैलकुलेट कर करके आप अधे हो जाएंगे, पेपर फिर पास नहीं होगा। लेकिन आपको ये समझ आ रहा है कि इसको हम डायरेक्ट टैक्स क्यों कह रहे होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या है? आपकी इनकम, आपके एसेट्स, आपकी वेल्थ पे हम लेके जा रहे हैं। अब इनकम टैक्स है, 5 हेड्स पढ़ेंगे, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स हम डिस्कस कर रहे होंगे। और फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? कि आपके पास इनकम ही नहीं है लेकिन टैक्स आपसे भी ले रहे हैं। आज जो बच्चा पैदा हुआ है पाकिस्तान में, जिसने पैदा हुआ और रोया कि मैं क्यों पैदा हो गया यहाँ पे, तो जब उसका फीडर बाय होगा उसके ऊपर टैक्स गया, उसका दूध बाय होगा उसके ऊपर टैक्स गया, उसके पैम्पर बाय होंगे टैक्स गया। तो आज जब बच्चा पैदा हुआ उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेकर जा रही है, हालांकि उससे ज़िंदगी में कभी पैसे कमाने, पता नहीं बेरोज़गार होता है क्या होता है, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट उससे ले रही है। आज एक बंदा मरा, उसका जो अर्के गुलाब आया होगा उस पर भी टैक्स किया गवर्नमेंट के पास। तो ये क्या है कि डायरेक्टली नहीं ले रही है आपसे, आपसे क्या गवर्नमेंट कर रही है? इनडायरेक्टली ले रही है। अब वो इनडायरेक्टली टैक्स कैसे लेती है? आपकी स्पेंडिंग के ऊपर, आप खर्चा कर रहे हैं। अब पैसे हैं या नहीं, एक्सपेंस तो होगा, वो जो एक्सपेंडिचर्स होगा उसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स इनडायरेक्टली ले रही है आपके ट्रांजैक्शन से, उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? सेल्स टैक्स। तो जब आपका सेल टैक्स पूरा हो जाएगा, आपको समझ लग जाएगी कि भाई इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जब आपका इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको हम डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। गॉट इट? तो ये आपका, मैं इसको ये भी कहूँगा इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली जब आपका सिलेबस ख़त्म होता है ना, तो आप इसको बड़ा अच्छा तरीके से लिख सकते हैं कि भाई क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान। ये करने की ज़रूरत नहीं है, आई कैप के इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे तारीख पूछ के फ़ेल करे। वो आपको फ़ेल करेगा ना जो चीज़ पूछ के, आपको लग समझ आनी है कि भाई उसने किया क्या है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री शुरू हुई थी जब इंडिपेंडेंस वॉर थी, जब गोरे आ गए, बहुत हमारा पकड़ के, बहुत हमारा पकड़ के। कौन था यहाँ पे? डैट वॉज बहादुर शाह जफर। आए हाय, वो चंगा बहादुर से कोड खा गया। उसको बर्मा में ले गए थे ना, कि रंगून में जला वतन किया था। उसकी औलादों को, उसके बेटों को उसके सामने उसके सर काट दिए गए थे। और उसका बड़ा एक फेमस भी शेर था ना बहादुर सफ़र का, दियारे यार में कुछ 2 गज ज़मीन, इस तरह का सीन था। क्या शेर था वो? हमने रट्टे मरवाए थे, हमने मार लिया, पेपर पास हो गया, हमें क्या ज़रूरत है? आप भाई अगले शेर लिखा, अगला मर गया कुट खा खू के। क्या था या? हाँ, तो वो जब हार हुए गए, उसके बाद बहुत कुट पड़ी, अंग्रेज़ क्या हो गए? काबिज़ हो गए। फिर सर सैयद अहमद ख़ान का उन्होंने कहा भाई पढ़ लो, अंग्रेज़ी पढ़ लो वरना बहुत मारेंगे। तो वहाँ पे फिर वो सर सैयद की मूवमेंट चली एंड ऑल सब, हम उस पर नहीं जा रहे। फिर 57 में आए, तो जब उन्होंने पूरा यहाँ पे मुग़लों को हरा दिया, कब्ज़ा कर लिया, लोकल गद्दारियाँ भी हो गई। जैसे हमारा यहाँ पे एक MNA जो है, जो भी जेल में बैठा हुआ है, उसके परदादा ने एट दैट टाइम गद्दारी की थी। हम यहाँ पे मुल्तान रीजन में जीतने लगे थे, अंग्रेज़ हारने वाले थे, उसने बीच में गद्दारी कर दी। तो उसके बदले में उसको इतनी जागीर दी गई कि वो आज तक जागीरदार हैं, और वो उनकी 7 नस्लें पैसे खाएंगे, टेंशन कोई नहीं है। वो गद्दारी के पैसे जो है मिले हैं, बड़े गद्दार इस धरती ने पैदा किए थे। और नहीं भाई, वीगो आ जाती होती है। उसके बाद जब अंग्रेज़ आ गए, देखा भाई ये तो जो है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको अब क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि वो जो ब्रिटिश एम्पायर जो यूके में बैठी हुई थी, उसका जो डेफिसिट था बजट का, खर्चे बड़े हो रहे थे ना, जहाँ गए जंग लड़ ली। जैसे आज का ट्रंप था, वो जैसे ट्रंप है आज का, सुबह उठता है जी, ये बटन दबाता है, वहाँ हमला कर दिया, बटन दबाता वहाँ हमला कर लिया, अल्टीमेटली वहाँ पे वामर हो रही होती है। फिर वो अपने मुल्क के पैसे पूरे करने के लिए क्या करता है? दूसरे इलाकों पे कब्ज़ा कर रहा होता है। सेम ये हुआ था।
जो ब्रिटिश एम्पायर का डेफिसिट था बजट का, उसको पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने इस सब कॉन्टिनेंट पे क्या लगा दिया, इनकम टैक्स एक्ट लगा दिया कि टैक्स यहाँ से लेंगे, पैसा कहाँ जाएगा, मलका बरतानिया के पास जाएगा, ताकि उनके जो है वो घर वगैरह चल सके। गरीब थी बेचारी, उसका रोटी चूल्हा में चलाना होता था ये इंडियंस ने। एट दैट टाइम हम सारे इंडियंस ही थे वैसे, हम तो यहाँ पे आए हैं ना, हम यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ तक हम इंडियंस थे, फिर हम यहाँ से क्या हो गए पाकिस्तानी, और वो कौन हो गए हैं, पजीत्स। उसके बाद 1865 में आपने इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया, उसमें अमेंडमेंट्स करके। फिर 86 में जो ट्रेडर्स थे उनके ऊपर आपने जो इनकम टैक्स जो है वो लगा दिया, कुछ सूबों में, बेसिकली सिंध और पंजाब में लगता था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, हिटलर जिंदाबाद, काश थोड़ा और रहता या कुछ और लोग जा जाता, नहीं इसमें आ गया था हिटलर। यहाँ पे सल्तनत उस्मानिया जो है, नहीं जो है आपका ऑटोमन एम्पायर, वो यहाँ उड़ गई थी, हमें बड़ा पड़ा हुआ था, खिलाफत मूवमेंट चलाई थी, वो भी गए हम भी गए। यहाँ सारा सामान बेसिकली हम चले गए अफ़गानिस्तान, उन्होंने कहा भाई किधर आ रहे हो, यहाँ से सारा कुछ गया, जायदादें भी गई आपकी, अफ़गानी ने भी एक्सेप्ट करना मना कर दिया, ऑटोमन्स भी हार गए, फिर बड़ी कुट पड़ी थी बाकी, फिर तो बहुत बजाया था पकड़ के। उसके बाद फिर 1917 में जो कंपनीज जिनका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, मतलब जिसकी रिटेन्ड अर्निंग एट दैट टाइम 50,000 रुपया थी या बस इतनी सी, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया उन्होंने, सुपर टैक्स लगा दिया। फिर 18 में वॉर अमेंडमेंट्स इन्होंने की, फिर 1920 में उस एक्ट में मज़ीद चेंजेस करते गए। 22 में उन्होंने इनकम टैक्स को कंबाइन करके क्या कर दिया, इनकम टैक्स 1922 लॉन्च कर दिया। फिर हमारा क्या आ गया, पाकिस्तान आ गया, फिर हमने गाने गाए थे। उसके बाद 1979 में जाके पाकिस्तान का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया। अब आप देखें, जो 1922 में इनकम टैक्स एक्ट आया था, कितने साल बनते हैं ये, 25 साल ये, और यहाँ कितने बनते हैं, 25 और 22 47, 32, ये 32 बनते हैं, 57 साल तक ना, मतलब पाकिस्तान बनने के बाद भी हम इतने मसरूफ़ थे कि हमें टेंशन ही कोई नहीं थी कि यार कानून चल कौन सा रहा है। तो 1947 में जब बन गया पाकिस्तान, तो उससे लेके 79 तक हमने कौन सा लाया था, इनकम टैक्स सेट 1922। अभी भी जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, जब आप अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, कब का, 1886 के मेरे ख्याल से, मतलब उसमें वो बातें लिखी हुई हैं जब है ही नहीं, वो रूल ऑफ एस्टॉपल कि उसने ख़त भेजा, फिर मैंने ख़त भेज दिया, डाकिया आया, सलाम दुआ हुई, ख़त ऐसे एक्सचेंज हो गए। भाई दुनिया व्हाट्सएप दी है, वो पढ़े हम डिलीट एवरीवन कर देते हैं, टेंशन ख़त्म। ऐसे है कि नहीं, आपने कोई रिस्की टैक्स भेज दिया और डर भी है, अब क्या करेंगे, जैसे डबल टिक हुआ डिलीट एवरीवन, जो करना है कर लो, सबूत ही कोई नहीं है। या आपने ऑन कर दिया इनक्रिप्शन, कुछ हो सकता है। आप वो क्या पढ़ रहे हैं जी, पोस्टल के रूल्स पढ़ रहे हैं कि उसने ख़त भेज दिया, उसकी वहाँ से एक्सेप्टेंस आ रही है, डाकिया आपस में बच गए हैं, दोनों ख़त एक्सचेंज हो गए हैं, अब बताएं क्या करना उस ऑफ़र का। एक फ़ोन कॉल करो, पाए ऑफ़र लेनी है, कल ख़त्म, सिंपल सी बात है। अब तो हम ईमेल से भी दूर चले गए हैं ना, हम पढ़ रहे हैं 1886 का, उसके बाद दुनिया में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम अभी वही पढ़ रहे हैं। हम लोग के फ़कीर है, क्योंकि जो हमारी शराफिया जिसने कानून बनाने को खुद नहीं पता, जाहिल है। तो ये चीज़ें अभी भी हमने, ये सारा कुछ तो इस कंट्री में, इस कॉन्टिनेंट में जो बना हुआ है, ये सारा कुछ दिया अंग्रेज़ों ने है। आपका जनारी निज़ाम है वो किसने दी है, अंग्रेज़ों ने। जो रेलवे है वो किसने दी है, अंग्रेज़ों ने। मोटरवे दिया मियाँ साहब ने, फिर बचा क्या था। तो यहाँ पे क्या आया आपका पास, पहला कानून आया, फिर उस कुछ लेके चलते रहे हैं, अब उसमें अमेंडमेंट्स आ गई हैं, उसको आपने चेंज कर दिया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से अब तक आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही चल रहा है। हर साल इसमें अमेंडमेंट्स आती हैं, अपडेट्स आती हैं, इसे हम क्या कर रहे हैं लेके चल रहे होते हैं। तो इनकम टैक्स का हमारा क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस चल रहा। हिस्ट्री बड़ी मज़े की है, जालिम हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री कैमरे बता नहीं सकते, वरना पिंक वीगो आएगी। ठीक है, इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके पास पेपर्स यही सवालों के आए हैं, जेनेरिक क्वेश्चंस हैं, आपने वो क्या करने हैं, खुद सॉल्व करने। ठीक है।